मित्रों नमस्कार। ये आज का जो विषय है वो प्राकृतिक खेती को लेकर के है। चूँकि मैं पिछले करीब 17 सालों से इस विषय पर काम कर रहा हूँ और वर्तमान समय में जबकि हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के किसानों से और एग्रीकल्चर के वैज्ञानिकों से सबसे ये आह्वान किया है कि भाई अब प्राकृतिक खेती बहुत ज़रूरी है। कारण कि उनका सपना है कि अब हम अपने देश की धरती माता को और अधिक बर्बाद नहीं होने देंगे। बहुत सारे प्रदेशों में ये अभियान चला है, लेकिन इसमें भ्रांतियां बहुत हैं। प्राकृतिक खेती की बात करने वाले जितने लोग हैं उतने तरीके की बातें हैं और कई बार किसान कहता है कि साहब क्या उचित है और क्या अनुचित है, किसकी बात मानी जाए किसकी बात ना मानी जाए। तो आज हम जो ये अपनी वार्ता कर रहे हैं वो देश के उन किसानों के लिए और उन कृषि वैज्ञानिकों के लिए है जो प्राकृतिक खेती पर जिनको शंका है या प्राकृतिक खेती कन्फ्यूजन जिनको क्रिएट करता है कि प्राकृतिक खेती है क्या चीज़। देखिए मित्रों, एक बात क्लियर कट है कि बहुत सारी चीज़ें ऊपर से चलती हैं और नीचे तक आती हैं और कई बार ऐसा होता है कि ऊपर से जो बात आई है वो नीचे तक पहुंचते पहुंचते उसमें कुछ कमी आ जाती है या समझने में फेर हो जाता है, या यूं भी कह सकते हैं कि ऊपर से जो बात आई है ज़रूरी नहीं कि वो सत्य हो भी। तो आज मैं बात कर रहा हूं कृषि की सत्यता क्या है, प्राकृतिक कृषि की सत्यता क्या है। जैसे वर्तमान में एक प्राकृतिक खेती के अंतर्गत एक विषय है जीवामृत का। कोई संदेह नहीं कि पिछले 70 सालों की मैकेनाइज्ड फार्मिंग और केमिकल फार्मिंग में हमारे जो सॉइल में नाना प्रकार के जो जीव जंतु रहते थे, जिनकी वजह से हम सॉइल को एक जीवित पिंड मानते थे, वो सॉइल में वीकनेस तो आई है और सॉइल जीवित नहीं है। खेती की बात जब भी होगी तो मिट्टी की बात तो होगी, क्योंकि इसको मैं सदियों से धरती माँ कहता आया हूँ और सदियों से हमारे पूर्वज इसकी पूजा करते आए हैं। और किसी ने तो ये कहा है कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहें। यानी इस धरती का वैभव अमर रहना चाहिए। बीच में क्या हुआ कि 1960 के दशक में जब हमने हरित क्रांति प्रारंभ की तो कोई संदेह नहीं कि मेरे देश में भोजन की कमी थी और हमको बढ़ती हुई आबादी को भोजन उपलब्ध कराना था। तो हरित क्रांति का कार्यक्रम आया और मरता क्या ना करता। पहली कहते हैं, किसी ने कहा भूख है मजहब इस दुनिया का और हकीकत कोई नहीं। तो भूख तो मिटनी चाहिए। तो 1960 के दशक में जो कार्यक्रम मैंने अपनाए और 1990 30 साल के अंदर अंदर हमारा देश के खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। सभी को पता है कि 1960 के दशक में मेरे देश में जो खाद्यान्न उत्पादन था वो 60 मिलियन टन के आसपास था और 30 साल के सफ़र में 1990 में हमने उत्पादन बढ़ा करके करीब करीब 190 मिलियन टन कर लिया और मैं आत्मनिर्भर हो गया। कुछ दुष्परिणाम भी सामने आए। दुष्परिणाम, जब हम दुष्परिणामों पर नज़र डालते हैं तो फिर लगता है कि मेरे अचीवमेंट कम थे और लॉसेस मुझे बहुत ज़्यादा हुए। यानी कोई चीज़ अगर हमने प्राप्त की है तो उसके बदले में कीमत बहुत ज़्यादा चुकाई है। 1990 और 2000 के दशक में रासायनिक खेती और मैकेनाइज्ड फार्मिंग, या यूँ कह लीजिए कि जो हरित क्रांति के अंतर्गत हमने कार्यक्रम अपनाए थे उसके दुष्परिणाम सबको दिखे। कुछ लोगों ने उस दुष्परिणामों को तहे दिल से स्वीकार किया कि यस ये दुष्परिणाम तो आए हैं। कुछ लोगों ने स्वीकार नहीं किया। जिन्होंने नहीं स्वीकार किया उनके अपने निजी स्वार्थ थे, उनके अपने धंधे थे। चूँकि इस हरित क्रांति कार्यक्रमों में जो कार्यक्रम लिए गए, जैसे रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग है, मैकेनाइजेशन को बढ़ावा देने वाली बात थी और
सिंचाई साधनों का विस्तार था, फिर बाद में पेस्टिसाइड का प्रयोग आ गया, फिर उन्नतशील आए और फिर आजकल तो हाइब्रिड आ गए और जेनेटिक इंजीनियरिंग घुस गई बीजों में। हालात ये हैं कि इधर एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। आज भी शायद कुछ लोगों को ना समझ में आए। तो मैं निवेदन के साथ अपने देश की नीति निर्माता, जो एग्रीकल्चर की पॉलिसीज बनाते हैं, या जो कृषि वैज्ञानिक हैं, जो कृषि अधिकारी हैं, जो किसान हैं, उनसे मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। निवेदन ये है मित्र कि खेती को शुरू से अनादिकाल से हमारी सनातन संस्कृति में जो श्लोक है मानव जीवन का कि मनुष्य को निरंतर एक ही प्रयास करना है, वो प्रयास ये है, वो चिंतन ये है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। लेकिन इंसान बीच में अपनी बात करने लगा, स्वार्थ उसके अंदर आने लगा, लालच उसके अंदर आने लगा और धन कमाने की एक नीयत पैदा हुई। और उस धन कमाने की नीयत ने जो आज की समस्याएं हैं, मानव हेल्थ की प्रॉब्लम हो, मानव हेल्थ की समस्या हो, या एग्रीकल्चर में गिरते भूगर्भ जल की समस्या हो, या एग्रीकल्चर में नाना प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी समस्या हो, किसानों की आत्महत्या की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, हमारे देश की प्रॉब्लम्स जितनी भी हैं वो सारी की सारी प्रॉब्लम का जो जड़ है वो है खेती और प्राकृतिक संसाधन। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझसे भी दिन में कम से कम 50 किसान फ़ोन करते हैं कि साहब वो मुझे प्याज का कंद बड़ा करना है, मेरे खेत में ऐसा हो रहा है, मेरी आमदनी कैसे बढ़ेगी, जीवामृत कैसे बनाएं और प्राकृतिक खेती में कैसे शुरू करूं। कोई बात नहीं है, आमने सामने जब होते हैं तो बैठ के समझाया जा सकता है कि 4 घंटे की बात हो तो किसी आदमी को समझाया जा सकता है, लेकिन टेलीफोन पर मेरी बात समझ में नहीं आती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मित्र, देखिए, खेती का सीधा सीधा संबंध है कि मुझे 2 वक्त की रोटी चाहिए, दिन में 10 बार पीने के लिए शुद्ध पानी चाहिए और 21,000 बार सांस लेने के लिए शुद्ध ऑक्सीजन चाहिए। अब जब बात आती है कि भोजन कहाँ से आता है, पानी कहाँ से आता है, ऑक्सीजन कहाँ से आती है, तो जमीन, जल, जंगल, जानवर और जन माने आदमी, 5 जा है। अब ये जमीन, जल, जंगल, जानवर और जन माने आदमी दुनिया का इस भूमंडल पर परमात्मा की सबसे अद्भुत और पढ़ी लिखी रचना है और कहते हैं कि ये 84 लाख योनियों के बाद इसकी रचना हुई और ये सबसे परमात्मा की सबसे अंतिम और खूबसूरत रचना है। अब इसकी ड्यूटी है क्या? हमें चूँकि निरंतर भोजन चाहिए, हमारे अनादिकाल जितनी पीढ़ियाँ गुजर गई उनको भी चाहिए और आने वाली पीढ़ियों को भी ये भोजन, पानी, हवा तो चाहिए। तो उसके लिए हमारी ड्यूटी बनती है कि हम भोजन, पानी, हवा का इंतजाम हम सोचें। जमीन जिसको माँ कहते हैं, उसमें एक शब्द होता है ह्यूमस, उसकी जिंदा तिली का नाम है ह्यूमस, और ह्यूमस की मात्रा जो 1 से 2% होनी चाहिए वो आज घट के रह गई है 0.3%। जंगल का जो है सिनेरियो की एक राष्ट्रीय लक्ष्य है कि धरती का 30% हिस्सा हमारा फॉरेस्ट से ढका हुआ होना चाहिए। और आज उसकी सत्यता ये है कि वो देश का जो फॉरेस्ट एरिया है वो मात्र 7% है, जबकि 1950 के दशक में ये करीब 27% था। यानी वृक्ष लगाए नहीं जा रहे, वृक्ष काटे जा रहे हैं। जब जल की बात करते हैं तो जल का मतलब होता है जलाशय, नदियाँ, कुएं। अब जलाशय नहीं है, नदियों में पानी का प्रवाह नहीं है, कुएं सूख गए। कारण क्या है? प्राकृतिक खेती की जब बात करेंगे तो ध्यान रखना, समझना पड़ेगा हमको। बारिश को आकर्षित करने के लिए जंगल की ज़रूरत है और जंगल है नहीं। नंबर 1 तो बारिश जहाँ 1000 मिलीमीटर होती थी आज के 50 साल पहले वहाँ 600 मिलीमीटर होने लगी। नंबर 1। नंबर 2, पहले बारिश के पानी को संचित करने के लिए गांव में बड़े बड़े जलाशय होते थे, जलाशय पड़ गए। दूसरी चीज़, बारिश का पानी खेत में रुकता था और
परकुलेट होकर के भूगर्भ जल में समाता था। तो ये भारी भरकम 3 टन का ट्रैक्टर जब एक खेत में 10 बार दौड़ता है तो ज़मीन के नीचे हार्ड लेयर डेवलप हो गई, जिसके कारण पानी नीचे नहीं जा रहा। पानी की स्थिति तो ये है मित्र। जब जानवर की बात करते हैं पालतू पशुओं की, तो बैल, ट्रैक्टर के आने के बाद बैल तो मैं कब का छोड़ चुका। बैल के छोड़ने के बाद गाय का दूध प्रभावित हुआ तो गाय को भी छोड़ दिया और सारे देश में गायें छुट्टा घूम रही हैं। कुछ लोग भैंस पाल रहे हैं। और मैकेनाइजेशन की एक वजह ये भी है कि मैकेनाइज सिस्टम में आज की तारीख में 50 से 60% लोग अपनी हार्वेस्टिंग, चाहे धान की हो चाहे व्हीट की हो, वो हार्वेस्टर से करा रहे हैं। और पशुओं के लिए चारे की समस्या है। इधर ज्वार बाजरा की खेती हमने कम कर दी, और क्योंकि भूसा, तो भूसा था गेहूँ से, तो भूसा खत्म हो गया। अब ऐसे में प्राकृतिक खेती, तो प्राकृतिक खेती तो हम करते ही थे। 17वीं शताब्दी में जब हम सोने की चिड़िया जब हमको कहा जाता था, जब हम पुरोहित राष्ट्र थे, तो था क्या हमारे पास? इंडस्ट्री तो नहीं थी। उसके बावजूद में पुरोहित राष्ट्र था, उसके बाद में सोने की चिड़िया था, उसके बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था में गिनी जाती थी। ना ट्रैक्टर था, ना बिजली था, ना बोरिंग था, ना फर्टिलाइजर था, ना पेस्टिसाइड था। और आज ऐसा क्या हुआ कि आज बोरिंग है, बिजली है, पेस्टिसाइड है, फर्टिलाइजर है, उसके बावजूद किसान को सुसाइड करना पड़ रहा है। तो आधुनिक कृषि प्रणाली में जो कुछ चीज़ें खतरनाक हैं उनको छोड़ देना, और प्रकृति के वैभव, जहाँ जहाँ प्रकृति का वैभव खराब हुआ उसको सजा देने का नाम प्राकृतिक खेती है। लालच, देखिए मैं अभी लालच में ही तो था भाई, हमको 50 कुंटल 1 हेक्टेयर से गेहूं पैदा करना है। लालच तो मेरा 70 साल से चल रहा है। हुआ क्या? पैदा हुआ क्या? नहीं हुआ। तो लालच छोड़ देना पड़ेगा। और लालच इसलिए छोड़ देना पड़ेगा क्योंकि मेरे सबके घरों में लड़के हैं और नाती हैं। पंजाब की और हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो बीमारियां और कैंसर नाम का जो बीमारी फैली है, दुनिया वाकिफ है उससे। तो मित्र, मैं बताऊं आपको कि प्राकृतिक खेती में भूमि की उर्वरता को सजाना है। और फिर बता दूं, मनुष्य को, मैंने और भी कई बार ऐसा बोला है क्या, कि मनुष्य अगर रचनात्मक कुछ कर सकता है तो करे, और नहीं चुप हो जाए, नेचर खुद कर लेगी। अगर आपके दिमाग में कोई रचनात्मक विचार हैं तो आप प्रकृति का सहयोग करिए, और अगर रचनात्मकता नहीं है तो फिर आधी अधूरी प्राकृतिक खेती में आधी अधूरी चर्चा करके उससे कोई फायदा नहीं, उससे और बिगाड़ हो रहा है। एक ही उदाहरण देता हूं। अभी प्राकृतिक खेती में एक विषय आ रहा है, आग्नेयास्त्र, ब्रह्मास्त्र, नीमास्त्र, 10 पर्णी अर्घ। अब इनके लिए क्या जरूरत है? इनके लिए अकौड़े की, धतूरे की, नीम की, अरंड की पत्तियों की जरूरत है। अब मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, अगर किसी कोई विज्ञान ये चमत्कार समझ में आ गया कि नहीं, आग्नेयास्त्र और ब्रह्मास्त्र और नीमास्त्र, 10 पर्णी अर्घ से मैं बीमारियों को, कीटों को मैनेज करूंगा, तो पहले तो मैं बता दूं, किसी भी बीमारी और इंसेक्ट को कंट्रोल करना, उसको मैनेज करने का मनुष्य का कोई आइडिया हो ही नहीं सकता। इंसान को मैनेज नहीं करना। 84 लाख योनियों में जितने भी जीव जंतु हैं, इनका आपस में एक सह अस्तित्व का सिद्धांत है। को एग्जिस्टेंस की सिस्टम में लोग जीते हैं, और प्रकृति का जो विज्ञान है इतना खूबसूरत है, वो सब कुछ मैनेज करती है। जैसे ही प्रकृति के मैनेजमेंट में मनुष्य कूदता है ना, तो मैनेजमेंट नहीं, वो इमैनेजमेंट हो जाता है, वो चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती है। नंबर एक। दूसरी चीज़ कि अगर अकौड़े और धतूरे और अरंड और नीम की पत्तियों से मैं ऐसी चीज़ें बनाने लगा तो जानते हो क्या होगा? आज देश में अकौड़ा, धतूरा और नीम और अरंड के पेड़ कितने बचे हैं? तो एक बार विचार करना होगा। बेशक ये विधा अच्छी हो सकती है, लेकिन यदि सारे के सारे लोग नीम और अकौड़ा और धतूरा की पत्तियों के लिए दौड़ पड़ेंगे तो जानते हो 2 मिनट नहीं लगेगा, ये सारी प्रकार की वनस्पतियां हमारे धरती से विलुप्त हो जाएंगी।
तो प्राकृतिक खेती में मुझे प्राकृतिक संसाधनों को ठीक करना है और बायोडाइवर्सिटी को ठीक करना है। इधर हो क्या रहा है, मैं प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करता चला जा रहा हूँ और बायोडाइवर्सिटी को नष्ट करने के प्रयास में लगा हूँ। लालच तो थोड़ी देर के लिए हमको ड्रॉप करना पड़ेगा। और फिर बता दूं, प्रकृति की एक बार पूजा कर ली ना, अगर प्रकृति को मैं भगवान मानता हूँ, प्रकृति में भगवान का स्वरूप दर्शन करता हूँ कि प्रकृति ही भगवान है, प्रकृति में ही परमात्मा का वास है और प्रकृति ने ही मुझको इन्हीं छित जल पावक गगन समीरा इन्हीं पंच तत्वों ने मुझे जन्म दिया और यही पंच तत्व मुझे को पालते हैं और मरने के बाद इन्हीं पंच तत्वों में मुझको विलीन होना है। तो इतना समझ नहीं आता क्या कि हमें इन पंच तत्वों की पूजा करनी है। पंच तत्वों, जैसे मैंने बोला, जमीन के वैभव को सजाना है, वृक्षों से धरती को ढकना है, बारिश कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हो, बारिश जब हो तो उस बारिश का पानी मैं कहाँ भर सकूं। परमात्मा निरंतर मनुष्य को आज भी देने का प्रयास करता है, लेकिन मेरी फितरत है, मैं उससे लेना नहीं चाहता हूँ। तो मित्र, एक ही निवेदन है, मैं चर्चा करता रहूँगा, पीछे चर्चाएं कर चुका हूँ, आगे फिर चर्चा करूँगा, लेकिन आज के लिए इतनी चर्चा काफ़ी है कि प्रकृति में भगवान बसता है और इस संसार में जितनी भी जड़ चेतन जगत की इकाइयाँ, सब में परमात्मा का वास है। मनुष्य को सबके साथ मिलकर के सह अस्तित्व में जीना है। जब सारी चीज़ें मनुष्य के लिए कुछ न कुछ कर रही हैं तो हमारा भी धर्म है। और मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, धर्म की बात आती है ना, जब धर्म मानव का धर्म क्या, तो मानव का यही धर्म है कि जो चीज़ें, जो प्रकृति की जो इकाइयाँ तुम्हारे लिए बनी है, तुम उनके लिए भी तो कुछ करोगे कि नहीं करोगे। आज की तारीख में एक विषय और आता है, मैं बता दूं, मैं तो खुली बात करता हूं कि प्राकृतिक खेती से वो करोड़पति हो गए, प्राकृतिक खेती से वो लखपति हो गए। प्राकृतिक खेती का चमत्कार देखिए, चमत्कार इस संसार में मनुष्य नहीं कर सकता। चमत्कार अगर कोई करेगा तो एक कुदरत करेगी, और कुदरत चमत्कार तब करेगी जब हमारा डिवोशन कुदरत के प्रति होगा। तो प्रकृति की व्यवस्था के साथ तालमेल मिला करके जीने को प्राकृतिक खेती कहते हैं। प्राकृतिक खेती में हमें लालच नहीं करना है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, जिस दिन प्रकृति के वैभव को मजबूत कर देंगे तो प्रकृति मेरी माँ है, अगर माँ संपन्न होगी तो माँ की संपन्नता के जो इफेक्ट हैं वो मेरे जीवन में, मेरे चेहरे पर स्पष्ट देखने को मिलेंगे। और अगर प्रकृति रूपी माँ बीमार है तो उसके लक्षण ही तो मेरे चेहरे पर आज दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार।